हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विकेश मिश्रा फिर आ गया हूं आपके साथ एक जबरदस्त नया टॉपिक लेकर के। वर्ब। ये ऐसा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको टैकल करने में स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन हाउ टू टैकल विद दिस टॉपिक, राइट। तो मैं आ गया हूं सारी समस्याओं को आपका समाधान करने के लिए। आराम आराम से इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में लेके चलेंगे। जैसे कि आज जो हम वर्ब का पहला लेक्चर अपना लेके आए हैं आपके लिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। पहले तो मैं बेसिक डिस्क्रिप्शन बता देता हूं आपको वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, अगर हम बेसिक लेवल पे हम बात करें, बेसिक लेवल पे तो जनरली हम जानते हैं कि हमारे दो वर्ब हो जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक। अब होता क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल भाषा में बेटा बोले तो हेल्पिंग वर्ब, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। एक हो गया मेन वर्ब, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का कब कहां कैसे यूज होता है, किस तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमारे, वो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी। एक होता है हमारा मार्जिनल और एक होता है हमारा मॉडल्स। ठीक। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? प्राइमरी का सिंपल आप समझ रहे होगे, प्राथमिक हिंदी में बोलते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिन्हें आप टेंसेस में, अलग अलग टेंसेस में एज ए हेल्पिंग वर्ब आप देखते हो, विल शैल को छोड़ करके। यानी इसमें आपका आता है बी फॉर्म। क्या आता है? बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा? इज, एम, आर, वॉज और वर। ठीक है। इसको हम अलग ही लेके चलते हैं। प्राइमरी को तीनों अलग अलग हम बता देते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी में सबसे पहले आया हमारा बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या आ गया हमारा? इज, एम, आर, वॉज और वर। दूसरा होता है हमारा डू फॉर्म। डू फॉर्म में क्या हो गया बेटा? डू, डज और डिड। और तीसरा हो गया हमारा हैव फॉर्म। इसमें क्या हो गया हमारा? हैज, हैव एंड हैड। इनको बेटा बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कारण क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी खासियत क्या है, आपको देखना है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की खासियत क्या होती है बच्चे? ये जो होते हैं ये एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं। किस तरह? एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं और साथ ही साथ एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं। इनकी खासियत है। समझ में आई बात? आपको पता होगा इज, एम, आर, वाज, वर किसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए होते हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, ये आपका प्रेजेंट के लिए, और वाज, वर आपका पास्ट के लिए। लाइक आपने बोला ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आई एम टीचिंग यू, राइट। तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। अगर मैं बोलूं यू आर अ गुड गाय, ही इज अ गुड स्टूडेंट, डू अंडरस्टैंड? यहां पे कोई मेन वर्ब नहीं है। यानी ये इज, एम, आर, वाज, वर अगर बिना फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के अकेले अकेले आए तो ऐसे मेन वर्ब है। यू आर अ गुड बॉय, यहां पे आर मेन वर्ब है। लेकिन यू आर प्लेइंग, यहां आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है प्लेइंग का।
तो ये कॉन्टिन्यूअस में क्या है, और इनके साथ में क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और डू डज डिड क्या है बेटा, ये इंडेफिनिट में यूज होता है। किसमें यूज होता है, इंडेफिनिट में, ठीक। डू डज आपका प्रेजेंट, डिड आपका पास्ट, और इसके साथ क्या लगता है बेटा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हैज हैव हैड किसके लिए होता है बेटा, परफेक्ट के लिए। किसके लिए होता है, परफेक्ट टेंस के लिए। और इसके साथ क्या लगाते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस में, ये इंडेफिनिट में, और ये परफेक्ट में। हैज हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट और टेंस डिपेंडेंट होता है। सब्जेक्ट और टेंस डिपेंडेंट होता है, क्लियर। इसका जस्ट उल्टा होता है मॉडल्स। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। दूसरा, ये सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंड कर रहा है। देखो, ही है तो इज, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है आर, पास्ट हो गया तो वाज वर, सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रहा है और मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जबकि जो हमारे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं, आपने सुना होगा कैन, कुड, वुड, शुड, जो भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसको अभी डिटेल में देखेंगे। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। इनकी खासियत क्या होती है, ये हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा क्या है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। दूसरी बात, ठीक है, ये सब्जेक्ट और टेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इनका सब्जेक्ट और टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखो, आई है तो भी कैन, ही है तो भी कैन, दे है तो भी कैन, सिंगुलर है। मॉडल्स का सब्जेक्ट से कोई लेना देना, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई मतलब नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कैन का पास्ट कुड होता है, कुछ कहेंगे मे का पास्ट माइट होता है, तो ये तो भाई टेंस पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि माइट प्रेजेंट में यूज नहीं किया सकता, समझ रहे हो। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुड प्रेजेंट में यूज नहीं किया जा सकता है। जब हम मॉडल्स अभी आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहां आपको हम बताएंगे, मॉडल्स का एक अलग ही सेपरेट लेक्चर बनाएंगे कि कब कहां कौन सा मॉडल यूज होता है। तो आपको समझ में आएगा कि कैन का कुड तो होता है, लेकिन कुड प्रेजेंट में भी है, हो सकता है कुड फ्यूचर में भी चला जाए, देखा जाएगा। तो ये बात ध्यान रख लेना कि जो प्राइमरी होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों है, और सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंड करता है। मॉडल्स जो है हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। अब एक हमारा ये जो बचता है ना बीच का मार्जिनल, इसमें ना दो आते हैं, इसमें जो है बेटा दो आते हैं, ध्यान से देखना कौन। एक होता है इसका हमारा डेयर, क्या होता है, डेयर। एक होता है नीड, और एक होता है हमारा यूज्ड टू, ठीक है। तो इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसा कि हमने बोला, अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, टेंसेस के ऊपर टेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मेन डिफरेंस क्या देखना है, हमारा जो है मार्जिनल वाला, ध्यान समझो। आज हम देखेंगे मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। इसके जो दो कैरेक्टर हैं, डेयर और नीड, ध्यान से देखना बेटा, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, डेयर और नीड। अब इसको मार्जिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर हैं, प्राइमरी के भी कैरेक्टर हैं और मॉडल के भी कैरेक्टर। जैसे पहली बात क्या है कि ये एज अ मेन वर्ब होता है, समझ में आ रहा है, एज अ मेन वर्ब है। तो प्राइमरी भी क्या था, हेल्पिंग वर्ब भी था, मेन वर्ब था, तो ये भी मेन वर्ब है। डेयर मतलब हिम्मत करना, नीड मतलब जरूरत होना, बोलते ना आई नीड यू, हाउ डेयर यू, समझ में आ रही बात। एक तो ये मेन वर्ब हो गया, दूसरा ये एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब मॉडल की तरह काम करता है। मतलब कि मॉडल्स की खासियत क्या थी बेटा, कि जब वो हेल्पिंग वर्ब था, ध्यान से देखना,
तो वो सब्जेक्ट और टेंस इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा होता है और सब्जेक्ट और टेंसेस का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये कैरेक्टर्स का मॉडल का है कि क्या है, सब्जेक्ट और टेंस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। अब ध्यान समझना इनकी खासियत क्या है। सबसे पहला पॉइंट, जब ये एज ए मेन वर्ब होगा, जब ये मुख्य क्रिया की तरह होगा, तो ध्यान से रखना ये क्या करता है, फॉलोज इन्फिनिटिव। किसको फॉलो करता है? इन्फिनिटिव। यानी इसके बाद 2+V1 होगा, कभी जिरंड फॉलो नहीं होगा। देखो अभी हम जब वर्ब एडवांस पढ़ाएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिरंड, 2+V1 इन्फिनिटिव और हमारे पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं। तो कई बार क्या होता है, ऐसे आप बोल दोगे आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक टू स्विम, चल जाता है, दोनों सही है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है। आपने देखा कि बहुत जगह जहां इन्फिनिटिव लगता है वहां आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। जब ये मेन वर्ब होगा तो ये हमेशा इन्फिनिटिव फॉलो करेगा, कभी जीरंड को फॉलो नहीं करेगा। यहां पे ब्रैकेट में आप देख सकते हो, जीरंड जीरंड को फॉलो नहीं करेगा। जैसे आप कभी नहीं बोलोगे आई नीड स्विमिंग, गलत है, आई नीड टू स्विम होगा। समझ में आ रहा है मेरा? दिखने में लग रहा होगा आई लाइक टू स्विम, आई लाइक स्विमिंग सही है, लेकिन आई नीड स्विमिंग गलत है। क्या होगा? आई नीड टू स्विम। समझ में आ रहा है? यू नीड टू स्टडी, है ना? ही डेयर टू फाइट, ही डेयर टू जंप। अच्छा, जब ये मेन वर्ब है तो किसी भी टेंस में हो सकता है ना? ही डेयर्ड, हैव डेयर्ड, हैज डेयर्ड, डिड नॉट डेयर, डू नॉट डेयर, वो मेन वर्ब है, लेकिन लास्ट में 2+V1 ही होना चाहिए, कभी आईएनजी नहीं होना चाहिए। बात याद रख लेना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने बोला आई नीड टू लर्न, सही है, कभी नहीं बोलोगे आई नीड लर्निंग, गलत हो जाएगा। ये हमेशा किसको फॉलो करेगा? इन्फिनिटिव को, जीरंड को फॉलो नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है एज ए मॉडल। जब ये एज ए मॉडल यूज होता है तो एक विशेष बात ध्यान रखनी है। एक मजे की बात बताओ बच्चे, हमें एक अच्छी बात बताओ। किसी भी हेल्पिंग वर्ब की को पहचानना हो कि जो टर्म है ये हेल्पिंग वर्ब है, कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो अभी बोलो डेयर एंड नीड है, तो कैसे पता चलेगा कि कब ये हेल्पिंग वर्ब है, कब मेन वर्ब? जैसे यहाँ नीड है तो हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के बाद ही आता है, और मेन वर्ब भी देखो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। तो पता कैसे चलेगा? ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है? पूरे इंग्लिश में एक ऐसा टर्म है, आप ढूंढना इधर उधर कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा टर्म है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे प्राइमरी हो, मार्जिनल हो, मॉडल्स हो, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है और कहीं नहीं लग सकता। ना वो नाउन के साथ लगेगा, ना वो वर्ब मेन वर्ब के साथ लगेगा, ना किसी एडजेक्टिव के साथ लगेगा, ना किसी एडवर्ब के साथ लगेगा। एक ऐसा टर्म है जो हमेशा लगेगा अगर कहीं भी सेंटेंस के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। तो इसका मतलब ये है, सिंपल बात समझ लो कि अगर हम कहें कि कोई लड़का है, ठीक है, और वो बाजार जाएगा, है ना, तो किसी दुकान पे जाए ना जाए, मिठाई की दुकान पे जरूर जाएगा। मतलब वो बंदा जो है हमेशा मिठाई की दुकान पे ही जाना है उसको। तो आप क्या समझोगे कि जहां मिठाई की दुकान होगी, अब वो गया हुआ तो वहां होगा, या वो जहां मिल जाए वहां मिठाई की दुकान होगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसी कौन सी चीज है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है? यानी अगर वो चीज देख लो तो आप समझ जाओ कि वहां हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। और अगर हेल्पिंग वर्ब है वहां पे और वहां पे वो चीज होगी तो आप समझ जाओगे कि हेल्पिंग वर्ब ही है। नहीं समझ में आया? ठीक है, वो क्या चीज है? वो बहुत गजब की चीज है, बहुत छोटी चीज है बेटा, वो है हमारा नॉट। क्या है?
आप पता नहीं कभी ध्यान दिए कि नहीं दिए, लेकिन नॉट हमेशा बेटा केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती, देख लेना। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट। इसका मतलब क्या है कि अगर डेयर और नीड को, जो अपने आप में मेन वर्ब है कैरेक्टर में, इसको हेल्पिंग वर्ब बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। यानी अगर इसको इसके साथ में बेटा नॉट लगा दिया आपने तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गया ऑटोमेटिकली। इसका मतलब जब ये मॉडल है तो ये हमेशा किस में इस्तेमाल होगा बच्चे? ऑलवेज इन नेगेटिव, कभी अफर्मेटिव यूज नहीं हो सकता। जैसे आप बोल सकते हो आई कैन प्ले, और आप बोल सकते हो आई कैन नॉट प्ले, दोनों सही है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। यू शुड स्टडी, यू शुड नॉट स्टडी। यू कैन जंप, यू कैन नॉट जंप। लेकिन इसको जब मॉडल बनाना है तो आप क्या लिखोगे? अब मॉडल का खासियत क्या है बेटा कि इसके साथ में हमेशा क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी आप हमेशा लिखोगे आई नीड नॉट, आई नीड नॉट लर्न। उसी सेंटेंस को मैं लिखिए, देखो ये मेन वर्ब आई नीड टू लर्न, और यहां आई नीड नॉट लर्न। पहचान क्या है? ये हमारा नॉट, नॉट लगते ही बेटा ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। और क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और टेंस से रिलेटेड नहीं है, यानी जब इसके साथ नॉट लगेगा तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहां हो जाएगा आई नीड टू लर्न था, यहां जैसे ही करोगे तो ये क्या बन जाएगा? नीड्स हो जाएगा ना, क्योंकि मेन वर्ब है, और मेन वर्ब तो सब्जेक्ट वेरी करेगा। फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही हो गया ही नीड्स टू स्टडी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां आई लिखा, आप ही भी लिखोगे ना तो भी होगा क्या? ही नीड नॉट। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना कि डेयर नीड ऐसे मार्जिनल वर्ब हैं, ऐसे वर्ब हैं जो जनरली ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। और जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं तो क्या होते हैं? इनके साथ में क्या लगता है बच्चे? इन्फिनेटिव लगता है, कभी भी जिरेंड नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा एरर स्पॉटिंग में, इंप्रूवमेंट में, या फिल इन द ब्लैंक्स आप दे दिया कि क्या भरना है क्लोज टेस्ट में कहीं भी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब भी कभी ये मॉडल होगा तो इसके साथ नॉट लगा मिलेगा, क्योंकि अगर नॉट हटाओ तो आई नीड लर्न हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे टू लगा ये क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। तो नॉट लगते ही क्या हुआ? ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो कभी भी वो वैरी नहीं करेगा। यानी अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मैं सिंपली यहां पे लिख दूं कि अगर मैं लिख दूं ही, सॉरी यहां नहीं, मैं कहां लिख दूं, जगह नहीं है, चलो दूसरे। अगर मैं लिख दूं जैसे अभी हमने लिखा ही नीड्स टू स्टडी, या आपने लिख दिया ही डेयर्स टू फाइट, और यहीं पे हम सब्जेक्ट चेंज करें तो आप क्या लिखोगे? आई डेयर टू फाइट। मतलब क्या है? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, इंडेफिनिट टेंस है, आई या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही सिंगुलर आया तो ऐसे यस लगा दिया दोनों में, क्योंकि ये मेन वर्ब है। जब इसका हमने मॉडल बनाया, मॉडल बनेगा हेल्पिंग वर्ब कब? नॉट लगा के। तो जैसे आपने लिखा कि ही नीड्स नॉट स्टडी, तो तुरंत बेटा ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? जैसे नॉट लगा तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्या होगा? नीड का नीड ही रहेगा। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? पहली बात कि जब ये मेन वर्ब है तो हमेशा इन्फिनिटिव फॉलो करेगा, कभी भी इसके साथ में जिरंड नहीं आएगा। दूसरी बात, जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो हमेशा निगेटिव होगा, यानी इसके साथ हमेशा नॉट लगा मिलेगा। जब नॉट लगा मिलेगा तो इस पे सब्जेक्ट या टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप कभी नीडेड नहीं कर सकते, आप कभी नीड्स नहीं कर सकते, गलत है। हमेशा डेयर और नीड रहेगा। आई नीड नॉट स्टडी,
आई डेयर नॉट फाइट, यू डेयर नॉट गो, यू नीड नॉट स्लीप, कुछ भी सब्जेक्ट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। डेयर नीड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है मॉडल का स्ट्रक्चर। और मेन वर्ब है तो आपको पता ही है, अलग अलग टेंस में डेयर्स हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा, डेयर्ड हो जाएगा, हैज डेयर्ड, हैव नीडेड, हैज नीडेड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो वेरी करेगा। एज ए मेन वर्ब से ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव और जिरेंड, जिरेंड नहीं होना चाहिए इन्फिनेटिव। आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत ऐसी चीज बता रहा हूं कि जो रेयरली आपको किसी किताब में मिलेगी। जब बढ़ के सारे कॉम्पिटेटिव किताब पलट के देख लेना, ये चीज नहीं मिलेगी आपको एक साथ। समझ में आ रही बात, ये समझ लो। और दूसरा, जब ये मॉडल है तो मॉडल है तो सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे ही हो चाहे आई हो, दोनों के लिए नॉट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सेंटेंस का मजा आ जाएगा। क्लियर। अब एक हमारा और प्राणी है भैया, यूज्ड टू। क्या है ये? बहुत गजब कैरेक्टर है, ठीक है। एज ए मॉडल, एज ए मॉडल है, आपको पता है हमेशा क्या होता है इसके साथ में V1 लगता है। आपने खूब पढ़ा होगा कि he used to play, है ना, I used to स्टडी इंग्लिश, कुछ भी आप बोल सकते हो, राइट। तो यहां पे यूज टू क्या है? एक मॉडल है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मॉडल है तो सब्जेक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चाहे ही हो चाहे आई हो। पहले बोला मैंने मॉडल की तरह काम कर रहा है, डेयर नीड, वहां पे भी यहां पे भी। फर्क क्या है? वो हमेशा नेगेटिव में था और ये हमेशा अफर्मेटिव में रहेगा, कभी ये नेगेटिव में नहीं आएगा। ये किस में होगा? ऑलवेज अफर्मेटिव। बताओ भाई, कहीं आपने देखा है कि आप लोग आई यूज टू नॉट स्टडी? हो नहीं सकता। अच्छा, एक्चुअली होता है क्या है कि यूज टू क्या बताता है बेटा? ये हमेशा क्या बताता है? पास्ट हैबिट्स, है ना, या पास्ट रूटीन बताता है, ठीक। पास्ट रूटीन या हैबिट बताता है कि पास्ट में कोई काम किया करते थे, हम पढ़ा करते थे, हम कभी खेला करते थे, पुरानी आदत, पुराना हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट भी होता है ना बेटे। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। यानी अगर आप बोलो आई ही यूज्ड टू प्ले या बोलो ही प्लेड, बात एक ही है। दोनों ही पास्ट एक्शन बता रहे हैं, दोनों ही पास्ट रूटीन बता रहे हैं, ठीक है, दोनों ही पास्ट हैबिट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉडल है तो ये आपका आ जाता है ही प्लेड मेन वर्ब वाले फॉर्म में। तो अगर इसका कभी नेगेटिव बनाना, ध्यान समझ लो, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं ही यूज्ड टू प्ले का नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो क्या बोलोगे? ही डिड नॉट प्ले। समझ में आ रही बात? नहीं, बहुत गजब का चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन पूछ लिया सेंटेंस बदलने वाला, आता है सीडीएस में, ठीक है, या अदर एग्जाम्स में भी आते हैं, एसएससी वगैरह में भी आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका फॉर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, तो अगर इसका यूज टू का नेगेटिव बनाने को दे दे तो ये मत कर देना कि आई यूज टू नॉट स्टडी, ऑप्शन में दिया होगा, गलत हो जाएगा। नहीं, क्या बताता है ये? पास्ट हैबिट। इसका नेगेटिव बनाना है तो दूसरा पास्ट हैबिट कौन बनाता है? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। ये तो सिंपल बात हो गई, ठीक है, कि ये हमेशा अफर्मेटिव में है और फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, एज ए मॉडल है, सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मजे वाला पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं सेंटेंस लिखूं ही वॉज यूज टू प्ले क्रिकेट, या आपने बोला कि आई गॉट यूज टू रीड न्यूज़पेपर, ठीक। तो पढ़ने में आपको क्या लगेगा कि भाई यूज टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, यूज टू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मगर बेटा दोनों सेंटेंस गलत है।
दोनों सेंटेंस क्या है, गलत है। कैसे गलत है वो मैं आपको बताता हूं कि देखो, ध्यान समझना। हमें क्या पता है कि भाई यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है जनरली, ठीक है, हमें पता है क्या है, यूज टू के साथ में हम V1 लगाते हैं, है ना, एज अ मॉडल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एज ए मॉडल स्ट्रक्चर क्या होता है, एज ए मॉडल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक ही यूज टू प्ले, आई यूज टू गो। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखो तो बीच में वॉज आ रहा है, गॉट आ रहा है, क्या करेंगे? तो एक बात याद रखना है, आपको तरीका बता देता हूं याद करने का, कि बहुत फेमस मूवी है, उसका एक डायलॉग है यार, मुझे मूवी बहुत बीच में याद आ जाते हैं, बहुत फेमस लड़कों के बीच में डायलॉग था, मीम्स खूब चलते हैं। जीत मूवी का एक डायलॉग है सनी देओल का, कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं चलाना नहीं भूले, लाशें बिछा दूंगा लाशें, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया। सुना होगा फिल्मों में, तुम सिर्फ मेरी हो किसी और की नहीं हो सकती, है ना, बहुत फेमस डायलॉग। अब यहां पे ध्यान से क्या समझना है, यहाँ वॉज है, यहाँ पे गॉट है, गेट है, या कोई और जो है आपका कॉजेटिव वर्ब आ गया, कोई और हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि भाई यूज टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, चलो यहाँ वॉज आ गया, वॉज के साथ तो आईएनजी होता है, दो दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ जा रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी है, यूज टू भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, वो डायलॉग याद रखना जो था, हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया, लाशें बिछा देंगे लाशें। तो क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और यूज टू, क्या रखना है बेटा, सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में कोई भी वर्ब आ जाए, कोई भी, है ना, सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में कोई आया तो या तो समझो वो मर गया, यानी अगर इसका इंप्रूवमेंट करें या तो भाई ये हट जाए, ठीक है ना, सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में अगर कोई आया तो समझो वो या तो मर गया, यानी या तो हट जाएगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा, या आईएनजी कर देंगे, क्या कर देंगे, लाशें बिछा देंगे आईएनजी करके, आईएनजी कर देंगे। आईएनजी का मतलब अब फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, अब क्या आएगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। नहीं आप बोलोगे क्या, ही वॉज यूज टू प्लेइंग, आई गॉट यूज टू रीडिंग। ध्यान रखना, या तो सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में कोई आया तो या तो वो मर गया, और या क्या कर देंगे, आईएनजी कर देंगे, लाशें बिछा देंगे। ध्यान रखना, समझ में आई बात। अच्छा, अब बात आती है कि इंपॉर्टेंस किसको देना है। अगर इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट में तो दोनों चीजें सही हो सकती हैं, कि अगर मान लो उसने एक ऑप्शन इंप्रूवमेंट में दे दिया कि वॉज या कोई दूसरा बीच वाला हटा दिया, मार दिया, तो आपने क्या किया, ही यूज टू रीड न्यूज़पेपर सही है, ही यूज टू प्ले क्रिकेट सही है, ये भी ऑप्शन में सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी दे सकता है कि आई गॉट यूज टू रीडिंग, ये भी सही हो जाएगा आईएनजी करके। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग में आए तो आप क्या करोगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, आईएनजी करना है, इसको प्रेफरेंस देना है। तब आप ये नहीं कहोगे कि अगर इसको हम एरर स्पॉटिंग में से डिवाइड कर दें तो ये मत कर देना कि फर्स्ट पार्ट में एरर बता दो कि भैया गॉट को हटा दे, नहीं, सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में कोई आया तो आईएनजी कर देंगे, और या तो समझो मर गया। तो इंप्रूवमेंट में दोनों हो सकता है, या तो हट जाएगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, कि बोल दे ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ये ऑप्शन दिया हो, आईएनजी वाला ऑप्शन ना हो तो वो ठीक हो जाएगा, या ही गॉट यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर, आईएनजी वाला ऑप्शन हो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एरर स्पॉटिंग में हम यहां नहीं प्रायोरिटी देंगे, हम कहां प्रायोरिटी देंगे, रीडिंग पे, यानी हमारा बी पार्ट में एरर होगा, ए पार्ट में एरर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में कोई आया तो लाशें बिछा देंगे आईएनजी कर करके। समझ में आया,
तो याद रख लेना, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा डेयर, नीड और यूज टू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है बेटा, हर अलग अलग एग्जाम में इसके 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको बता दिया, नीड के, डेयर के, वर्ब में एस जो भी लगा रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ, नॉट वाला कॉन्सेप्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। मॉडल्स जो है वो आज की क्लास यही समाप्त होती है। मॉडल्स जो है वो हम क्या करेंगे, मॉडल्स के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे, समझ में आई बात। तो ध्यान रख लेना, वर्ब का ये जो लेक्चर है बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर हमारा था। कल हम बात करेंगे मॉडल्स के ऊपर, उसके बाद हम चलेंगे वर्ब एडवांस लेवल पे। ऐसा वर्ब पढ़ाऊंगा बेटा मैं, ना तो पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में चैप्टर आपको कहीं मिलेगा, और ना किसी किताब में, और ना किसी ऑफलाइन क्लास के नोट्स में। ये मेरा चैलेंज है। तो तैयार हो जाओ, लेक्चर्स लेते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।